हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी इतिहास की क्लास है। इसमें हम अपने मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे हैं और जो हमारा आरंभिक शासक थे, जिसको हम कहते हैं गुलाम वंश, इनके हम कुछ शासकों को देख चुके हैं। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पहुंच चुके हैं ये बात आती है, तो यहाँ पर आप देखिए, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जो अंतिम शासक हुए शमसुद्दीन कैमूर तक के यहाँ पर हमने सबके नाम लिए हैं। तो अभी तक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देख चुके हैं और इनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य थे, चाहे स्थापत्य संबंधित हो, चाहे राज्य से संबंधित हो, चाहे इनके द्वारा किए गए विजय अभियान हो, इन सब पहलुओं को हम देख चुके हैं। इनका कार्यकाल था 1206 से लेकर 1210 तक। फिर अगले जो शासक शासक होंगे आपके आराम शाह होंगे, जिनको हमने 1210 से लेकर 1211 तक देखा। इन्होंने 8 माह तक शासन किया। अगले जो हम आएंगे इल्तुतमिश आएंगे और इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक शासन करेंगे और इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर रजिया बेगम को चुना था। लेकिन यहाँ पर जो राज्य में अमीर वर्ग थे, उन्होंने रजिया बेगम को न बिठाकर शमसुद्दीन को गद्दी पर बिठाया, क्योंकि रजिया बेगम एक महिला थी और महिला को ये लोग अपने ऊपर सत्ता या शासन करते हुए नहीं देखना चाहते थे। शमसुद्दीन 1236 में देखने को मिलते हैं। फिर रजिया सुल्तान 1236 में रुकनुद्दीन को हटाई और रुकनुद्दीन के बाद शासक बनेंगी रजिया बेगम, और रजिया दिल्ली के शासक होंगी जिनको जनता खुद यहां पर स्थापित करेगी, खुद ने बैठाएगी। फिर रजिया बेगम का आएंगी मोइनुद्दीन बहराम शाह, और फिर यहां तक हमने खत्म कर दिया था। बहराम शाह अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था और किसी भी अमीर के अधीन नहीं रहना चाहता था, इसलिए इसने अपनी सत्ता को बढ़ाने के प्रयास किए। लेकिन जो यहाँ पर तुर्कान चहलगानी है, ये क्या करेंगे, ये बहराम शाह को गद्दी से हटा देंगे, इसकी हत्या करवा देंगे और अलाउद्दीन मसूद को दिल्ली के सिंहासन पर स्थापित करेंगे। अब इनका जो शासनकाल है 1242 से लेकर 1246 तक देखना है हमें। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के 3 शासकों को देखने वाले हैं। अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246, नासरुद्दीन महमूद 1240 से 1266 और गयासुद्दीन बलबन 1240 से लेकर 1287 तक। तो इन 3 शासकों को हम आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मोहम्मदीन बहराम शाह। तो बहराम शाह को गद्दी से हटाकर इसकी हत्या कर दी गई और शासक बनते हैं नईउद्दीन आपके अलाउद्दीन मसूद। ठीक है, तो अलाउद्दीन मसूद का जो कार्यकाल था 1242 से लेकर कहां तक था, 1242 से लेकर 1246 तक हमें इनका शासनकाल देखने को मिलता है। और पिता इनके जो थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे। कौन थे पिता? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक, और मैंने आपको बताया था बहराम शाह के समय जो शासक है उसकी ताकत को कम करने के लिए तुर्कान चहलगानी ने नायब ए मुमलिकात का नाम का एक नया पद सृजित किया था। इस पद के ऊपर बैठे थे मलिक कुतुबुद्दीन, और मलिक कुतुबुद्दीन एक गैर तुर्क थे। बाकी जितने लोग यहाँ पर थे वो तुर्क हैं। नायब मुमलिक जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण पद है ये राज्य के अंतर्गत, ये गैर तुर्क के पास है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब तुर्क और गैर तुर्क के बीच में विवाद उत्पन्न होने वाला है। ठीक, अब देखो यहां पर, लेकिन राज्य की जो वास्तविक शक्ति होगी ये 40 के पास होगी। तुर्कानी चहलगानी है, 40 लोगों का संगठन है। राज्य की वास्तविक शक्ति इन 40 लोगों के पास में है। 40 लोग कौन थे, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि एक इल्तुतमिश के द्वारा संगठन बनाया गया था। जैसे 40 तुर्क सरदार थे, इन्हीं से मिलकर यह संगठन बना था। अब यहां पर आप आगे आएगा तो यहां पर आप देखेंगे वजीर मुजाहिबुद्दीन क्या करेगा, यहां पर शासन को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करेगा। अब यहां पर एक वजीर है मुजाहिबुद्दीन, ये क्या करेगा, ये राज्य की सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करने का प्रयास करेगा। और इसके साथ में एक समस्या ये भी थी कि यह भी एक गैर तुर्क था, और तुर्कान चहलगानी है, ये सब तुर्क हैं। तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि राज्य की सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहुंचे जो गैर तुर्क हो। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आओ, गैर तुर्क होने के कारण ही तुर्कान चहलगानी जो संगठन है, इसने क्या किया, इसने वजीर की हत्या कर दी। क्या कर दिया? वजीर की हत्या कर दी। ठीक, अब नया वजीर जो आएंगे ये नफ्जुद्दीन अबू बकर थे। कौन थे नए अमीर? नए वजीर थे आपके
नजमुद्दीन अबू बकर, और इसी के साथ अमीर हाजिब बनाया गया गयासुद्दीन बलबन को। अमीर हाजिब कौन बना? ये बने गयासुद्दीन बलबन। अब देखो यहां पर साथ में ही बलबन को हांसी की इक्तेदारी भी प्राप्त की गई। तो यहां पर बलबन तुर्गान चहलगानी का सदस्य है, और तुर्गान चहलगानी के सदस्य होते हुए बलबन ने क्या किया? बहराम शाह को गद्दी से हटाकर यहां पर किसे बैठाया? मसूद को। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसी चीज से खुश होकर सरदार ने इसे क्या किया? यहां पर बलबन को यहां पर अमीर हाजिब बना दिया, और इसी के तहत हांसी की इक्तदारी प्रदान कर दी। ठीक। और यही आप देखेंगे जो बलबन है, ये आपका इल्तुतमिश के समय में भी तुर्गान चहलगानी 40 लोगों का समूह है, इसमें भी सदस्य के तौर पर मिलेगा आपको। ठीक। अब देखो, अब यहां पर बलबन का जो उद्देश्य था, ये राज्य की संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करने की थी। क्या थी? संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करने की। अभी तक बलबन शासक बनने की नहीं सोच रहा है, बल्कि सोच रहा है कि किसी प्रकार से यहां पर क्या किया जाए? किसी प्रकार से यहां पर राज्य की संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए। इसीलिए आप देखेंगे चालीसा का ध्यान मंगोल आक्रमण की ओर बलबन ने केंद्रित किया। क्या किया बलबन ने जो 40 लोगों का समूह था, इन लोगों का ध्यान मंगोलों की तरफ आकर्षित किया, जो दिल्ली के ऊपर राज्य करना चाहते थे, दिल्ली के ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे। बलबन मंगोलों के ऊपर सफलतापूर्वक अभियान करके अपनी स्थिति को राज्य में बढ़ाना चाहता था। और मंगोल आक्रमण आपको पता है कब से शुरू हुए थे? यहां पर मंगोल आक्रमण शुरू हो चुके थे इल्तुतमिश के समय से, जब मांगबरनी आया था। तो यहां पर 1245 में क्या होगा? 1245 में मंगोलों ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। कहां पर? मुल्तान पर अधिकार कर लिया, और उच्च का घेरा डाल दिया। क्या किया मंगोलों ने? मंगोलों ने मुल्तान पर कब्जा कर या अधिकार कर उच्च का घेरा डाल दिया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे बलबन अपनी सेना लेके जाता है और मंगोलों को उच्च से खदेड़ देता है। क्या कर देता है? मंगोलों को उच्च से खदेड़ देता है। इस घटनाक्रम से बलबन की जो प्रतिष्ठा थी, इसमें काफी वृद्धि होती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब जब प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? राज्य और राजा के प्रति जो बलबन है, इसकी वैल्यू में काफी इजाफा देखने को मिलेगा, इसके प्रभाव में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। अब इसे महत्वपूर्ण पदों और उपाधियों से नवाजा जाएगा, इसकी सैनिक सहायता और सैनिक सेवा देखकर। इस अभियान में आप देखें उच्च के साथ ही लाहौर और मुल्तान पर भी सल्तनत का अधिकार कर लिया। न सिर्फ उच्च के ऊपर, बल्कि बलबन ने इन जो मंगोल थे इन्हें मुल्तान से भी खदेड़ दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बलबन है, इसने क्या किया? इसने लाहौर और मुल्तान को भी दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। ये पहले किसके अधीन थे? ये पहले अधीन थे ऐबक के समय भी दिल्ली का भाग थे, और फिर से इस काम को बलबन ने कर दिया। तो राज विस्तार किया, इससे इसकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। ठीक है। अब देखो, जो बलबन है आपका अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त है, और अब ये चाहता था कि राज्य की जो वास्तविक शक्ति है, ये मेरे हाथों में आ जाए। क्या आ जाए? राज्य की वास्तविक शक्ति मेरे हाथों में आ जाए। और बलबन दिल्ली के ऊपर एक ऐसा शासक बैठाना चाहता था जो हमेशा बलबन की बातों को माने। बलबन क्या चाहता था? कि दिल्ली के ऊपर कोई ऐसा शासक बैठे जो हमेशा बलबन की बातों को महत्व दे, हमेशा बलबन की बातों को माने। ठीक। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद और उसकी मां के साथ मिलकर, नसरुद्दीन महमूद कौन? जो अब शासक बनेगा, जो मैंने क्रम बताया था आपको, 3 शासक, दूसरे नंबर का ये शासक होगा। ठीक है। तो बलबन ने नसरुद्दीन महमूद और उनकी मां के साथ मिलकर अलाउद्दीन मसूद को सिंहासन से हटाने की योजना बनाई। और ये ना सिर्फ योजना बनाई, बल्कि तुर्कान चहलगानी में था ही पहले से ये।
तो इसका प्रभाव अच्छा खासा राज्य के अंतर्गत होगा। जब राज्य के अंतर्गत अच्छा खासा प्रभाव होगा तो हम देखते हैं किस प्रकार से बलबन ने अपने इसी प्रभाव का फायदा उठाकर अलाउद्दीन मसूद को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करके उसकी जगह पर नासरुद्दीन महमूद को बिठा दिया। और बलबन ने क्या किया यहाँ पर, नासरुद्दीन महमूद को दिल्ली का दिल्ली का सुल्तान बनाया। अब देखो, अब नासरुद्दीन महमूद है दिल्ली का सुल्तान, लेकिन इनडायरेक्ट कौन है, बलबन है, क्योंकि नासरुद्दीन महमूद जो भी करेगा बलबन के कहने पर ही करेगा। ठीक, मसूद का शासन तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे शांतिपूर्ण रहा। शांतिपूर्ण क्यों रहा, इसका एक मुख्य कारण था बलबन का तुर्कान चहलगानी में सदस्य के रूप पर। देखो, राजा की सत्ता को चुनौती कौन दे रहा है, तुर्कान चहलगानी। और जब तुर्कान चहलगानी में से ही कोई प्रभावशाली व्यक्ति अपने पसंदीदा राजा को बिठा के बैठा है दिल्ली के ऊपर, तो तुर्कान चहलगानी उद्यम करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक, तो यहां पर ये चीज आपको समझनी है। तो मसूद का जो शासनकाल होगा ये कैसा होगा, ये शांत वाला शासनकाल होगा। कैसा होगा, शांत वाला शासनकाल। शांत वाले शासन काल से मतलब यहां पर आपको ज्यादा विद्रोह देखने को मिलेंगे, ज्यादा वो दंगे देखने को नहीं मिलेंगे। तुर्कान चहलगानी भी अपने काम में लगा रहेगा, उसे भी कुछ मतलब नहीं होगा शासक को हम हटाना है नहीं हटाना, ये सब चीजें अब यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर मध्य जो सरदार थे इनके मध्य संघर्ष और विद्रोह भी कम देखने को मिलते हैं। ठीक, इस सब का श्रेय जाता है बलबन को, केवल क्योंकि बलबन नहीं चाहता था कुछ भी बिगड़े। यहाँ पर बलबन की शांति निर्माण काल की नीति थी, ये जो नीति थी मसूद साहब के जो महमूद है इनके समय, ये चाहता था कि दिल्ली में एक शांति स्थापित हो जाए। इसका लाभ बलबन सत्ता परिवर्तन में करना चाहता था। तो बलबन इसी साल में अपनी शक्ति में भी लगातार इजाफा करने में लगा है। अब नासरुद्दीन महमूद, इनका जो शासनकाल था 1246 से लेकर 1266 1246 से लेकर 1266 तक। देखो, नासरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली का शासक भी है, और इसी समय बलबन अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में करवा देगा, तो बलबन का दामाद भी हो जाएगा। बलबन इसलिए इसके साथ में विवाह करना चाहता था जिससे दिल्ली की सत्ता उसके हाथ में आए, और महमूद इसलिए दामाद बनना चाहता था जिससे इसके प्राणों को तुर्कान चहलगानी या फिर बलबन की तरफ से कोई खतरा ना रहे। इसलिए यहां पर आप देखेंगे ये विवाह संपन्न हुआ, तो नासरुद्दीन महमूद बलबन का क्या होगा, दामाद भी होगा। ठीक, अब जो शासन है इसकी वास्तविक शक्ति है ये किसके पास है, 40 सदस्यों के पास, और मुख्यतः बलबन के पास। 40 सदस्य तो भी तो बलबन के नियंत्रण में आ चुके हैं पूरे। ठीक, अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं क्रम के अनुसार, तो क्रम से अनुसार मामलुक सल्तनत जो गुलाम वंश भी है इसके 8वें शासक होंगे नसरुद्दीन महमूद। कौन से, 8वें नंबर के। ठीक, इसी समय आपको एक इतिहासकार देखेंगे मिनहाज एस सिराज या फिर मिनहाज उल सिराज, ये दरबारी इतिहासकार हैं दिल्ली सल्तनत के। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई तबकात ए नासरी। कौन सी लिखी गई, तबकात ए नासरी। और तबकात ए नासरी में नासरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। क्या है, तबकात ए नासरी किसके लिए है, तबकात ए नासरी आपके नासरुद्दीन महमूद के ही समर्पित है, या फिर इन्हीं के लिए इसे लिखा गया है। देखो, इनसे संबंधित कुछ तथ्य, नासरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को नायब ए मुमालिकित की उपाधि धारण की गई, प्रदान की गई। क्या की गई, नासरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को नायब ए मुमलिकात। अब नायब मुमलिकात कौन, याद करो, रजिया बेगम के बाद इस पद का सृजन हुआ था शासक की शक्तियों को घटाने के लिए। अब नायब मुमलिकत बन चुका है बलबन, यानी कि राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुका है बलबन। ठीक, अब यहां पर देखो, जिसके द्वारा सेना का पूर्ण नियंत्रण बलबन के हाथों में आ गया। सेना का पूर्ण नियंत्रण किसके हाथ में आ गया, बलबन के हाथों में। एक बात बताओ, सेना जिसके पास में होगी क्या होगा, सेना जिसके पास में होगी वही राज्य का मुख्य शासक माना जाएगा, वही राज्य का मुख्य व्यक्ति माना जाएगा। उसी प्रकार अब जैसे ही बलबन को नायब मुमलिकत बनाया गया तो सत्ता पूरी स्थापित हो गई अब किसकी,
बलवन की। लेकिन अभी शासक नहीं बनेगा बलवन, जानता था इसकी तो स्थिति को और सुधारा जाए। तो बलवन को उलुग खां की उपाधि भी प्रदान की गई 1249 में। कब? 1249 में उलुग खां की उपाधि बलवन को प्रदान की गई। क्लियर? और इसी समय बलवन ने क्या हुआ, अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन मसूद के साथ में कर दिया। महमूद, मसूद तो पहले थे, महमूद, नासरुद्दीन महमूद के साथ में कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आओ। नासरुद्दीन महमूद जीवन यापन के लिए, देखो नासरुद्दीन महमूद है तो शासक, ना तो वास्तविक सत्ता इसके हाथ में, ना ही संसाधन इसके हाथ में। तो ये क्या करेगा, ये चाहता तो ऐसो आराम से भी अपने जीवन को ये व्यतीत कर सकता है, आखिरकार दिल्ली सल्तनत शासक है, लेकिन इसने राज्य के एक भी पैसे को, जो खजाना था राज्य का, उसमें से एक भी पैसा इसने अपने निजी उपयोग के लिए नहीं लिया। और टोपी सीकर, जो इस्लाम धर्म में टोपी पहनते हैं, वैसी टोपी सीकर और कुरान की प्रतिलिपि बनाकर अपने जीवन का निर्वाह किया। मतलब क्या करता था, पूरे दिन टोपियां सीता और कुरान की कॉपी बनाता। इस प्रकार से इसने जीवन का निर्वाह किया। ठीक, इस समय के इतिहासकारों को आप देखेंगे तो इब्न बतूता और इशामी आपको देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? इस समय के जो इतिहासकार हैं, इब्न बतूता और इशामी। इन्होंने उल्लेख किया है कि बलबन ने अपने दामाद और दिल्ली के सुल्तान नासरुद्दीन महमूद को जहर देकर मार दिया। तो यहां पर बलबन के ऊपर आरोप लगते हैं कि 1266 में 1266 में नासरुद्दीन महमूद को स्वयं बलबन ने जहर देकर मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि इस समय तक ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी कि बलबन अब अपने हाथ में सत्ता को लेकर शासन संचालन कर सकता था, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बिना किसी बाहरी दबाव के। अब यहां से शुरू होगा बलबन का एपिसोड, और बलबन भी आगे आपको 20 साल तक शासन करते दिखाई देगा, 1266 से लेकर 1286 तक। बलबन का जो नियम नाम, सही नाम है, ये बहाउद्दीन है। क्या नाम है बलबन का? बहाउद्दीन। लेकिन इसने उपाधि जो धारण की थी, गयासुद्दीन की इसने उपाधि धारण की थी। जैसे सुल्तान बनता है तो गयासुद्दीन की उपाधि धारण करेगा, और नासरुद्दीन महमूद के द्वारा इसे उलुग खां की उपाधि प्रदान की गई थी, और इसने गयासुद्दीन की खुद उपाधि धारण की थी। ठीक, इसी प्रकार का जिल्ले इलाही की उपाधि भी इसने खुद धारण की थी। किसने? बलबन ने। कौन सी? जिल्ले इलाही की भी धारण उपाधि स्वयं ही धारण की थी। जिले इलाही का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब। तो बलबन कहता था कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ईश्वर का प्रतिबिंब हूं। इसलिए क्या करना है? इसलिए तुम्हें मुझसे डर के रहना है, तुम्हें मेरे नियंत्रण में रहना है। ये यहां पर हमें देखने को मिलता है। कौन? ये यहां पर हमें देखने को मिलता है बलबन। बलबन के साथ में समस्या एक थी कि बलबन जाति से इलवरी तुर्क था। कौन था बलबन? जाति से इलवरी तुर्क था, लेकिन अपने आप को उच्च दिखाना चाहता था कि हम उच्च घराने से बिलोंग करते हैं। इसलिए कभी भी इसने ये नहीं कहा कि ये इलवरी तुर्क है, बल्कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा ये अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपना संबंध अफरासियान के साथ में मानता है। किसके साथ में? अफरासियान के साथ में ये अपना संबंध मानता है। क्लियर? आ गया हो। बचपन का बलबन का बचपन। तो बचपन में आप बलबन को देख लेंगे, इन्हें मंगोल पकड़ के ले गए थे। कौन ले गए थे? मंगोल इसे बचपन में पकड़ के ले गए थे। किसे? बलबन को। ठीक, फिर यहां पर आप देखें, बरसा के जलालुद्दीन ख्वाजा ने उसे खरीद लिया। बरसा वही जगह, वहां के एक जलालुद्दीन ख्वाजा थे, उन्होंने बलबन को खरीदा, और खरीदने के बाद दिल्ली लेकर आया, और दिल्ली में इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया। तो मैंने आपको बताया था यहां पर गुलाम हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? गुलाम। जो गुलाम हुआ करते थे, ये कोई ऐसे गुलाम नहीं है कुछ गृह कार्य कर रहे हैं, घर की सेवा कर रहे हैं, बल्कि ये ऐसे गुलाम हैं जो सैनिक सहायता या सैनिक सहयोग के लिए खरीदे गए हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से बलबन को भी खरीदा जाएगा। अब यहां पर देखो, फिर बलबन जब खरीदा गया तो राज्य में अपनी सेवा देने लगा,
और धीरे धीरे इल्तुतमिश के शासनकाल में ही एक महत्वपूर्ण अमीर के तौर पर, महत्वपूर्ण अधिकारी के तौर पर इसकी स्थापना हुई, तुर्कानी चहलकानी तक पहुंचा, धीरे कर करके अपने दामाद की हत्या करके शासक बन जाता है। यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पर बलबन ने दिल्ली के सुल्तान बनते ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या थे? पहला, केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ किया, मतलब पूरी सत्ता सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में। क्या करना है? पूरी सत्ता सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में। किसके हाथ में? बलबन के हाथ में। तो बलबन ने सत्ता को केंद्रीकृत किया। अब एक चीज बताओ, आज के डेट में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के पास में न्यायपालिका, कार्यपालिका और जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं, ठीक, विधायिका, ये सब चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो व्यक्ति निरंकुश होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर आप देखेंगे केंद्रीकृत शासन का युग आरंभ किया गया, मद्यपान त्याग दिया गया। मद्यपान मतलब जो यहां पर नशीले पदार्थ या फिर जो यहां पर शराब का सेवन किया जाता था, इस पर रोक लगा दी गई। और दरबार में गंभीर माहौल बनाने के लिए बलबन ने क्या किया? दरबार में गंभीर माहौल बनाने के लिए बलबन ने हास्य और संगीत के ऊपर से रोक लगा दी। क्या किया? हास्य और संगीत के ऊपर से रोक लगा दी। ना कोई हंस सकता था, ना कोई संगीत गा सकता था। तो ये सारी चीजें बलबन ने यहां पर की। और शासन संचालन के लिए बलबन ने कठोर नियम बनाए। कठोर नियम कैसे? तो यहां पर आप देखेंगे गुलाम अभिजात वर्ग के आधिकारिक सदस्यों को समाप्त कर दिया। जो गुलाम अभिजात वर्ग के सदस्य थे, इनमें से अधिकतर अधिकारियों को पद मुक्ति या फिर समाप्त कर दिया गया, फिर उनकी जान ले ली गई। लोहे और रक्त की नीति अपनाई गई। इस नीति के तहत जो भी व्यक्ति बलबन की आलोचना करता, बलबन के निर्णयों की आलोचना करता, बलबन उसे मरवा देता। देखो ये जो नीति है आपकी रक्त और लोहे की नीति, ये बलबन पहले से अपनाती हुई आ रहा है, लेकिन शुरुआत में इसने मंगोलों के प्रति इस नीति को अपनाया था। आगे जाकर जैसे शासक बनेगा तो संपूर्ण प्रजा के लिए लोहे और रक्त की नीति को अपना लेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, यहां पर आपको एक चीज ये समझनी है कि बलबन अब कठोर दंड और कठोर राजत्व सिद्धांत के तौर पर शासन संचालन करना चाहता है, जिससे कोई भी उसका विरोध ना कर सके। क्या ना कर सके? कोई भी उसका विरोध ना कर सके। इसी के दौरान बलबन ने सिजदा और पैबोस नाम की दो नवीन पद्धतियां चलवाई। सिजदा और पैबोस में होता क्या था? यहां पर आप पाएंगे बलबन दरबार में बैठा रहेगा, कोई भी अमीर या फिर अन्य व्यक्ति दरबार में आएगा तो पहले 90 डिग्री दंडवत झुकेगा और बलबन को सलाम करेगा। फिर आगे बढ़कर बलबन के सामने बिल्कुल लेट जाएगा और उसके बाएं पैर के अंगूठे को चूमेगा। किसके? बलबन के। तो ये चीज यहां आपको देखने को मिलेगी। इतनी खूंखार तरीके से बलबन अपने राज्य को चलाएगा। तारीख फिरोज शाही नाम की एक रचना है जो बर्नी के द्वारा लिखी गई है। और बर्नी की ये जो किताब है, ये शुरुआत ही होती है बलबन के सिंहासन रोहण से। कहां से? बलबन के सिंहासन रोहण से। 56 नहीं है, 66 होगा यहां पर। बलबन के सिंहासन रोहण से ये किताब प्रारंभ होती है। अब यहां पर देखो, बलबन ने सल्तनत की सुरक्षा के लिए दिल्ली पर और सीमावर्ती क्षेत्रों में किलों का निर्माण किया। देखो भारत के मैप में जब आप देखो, मैं अधिकतर आपको बताता हूं कि भारत की जो स्थिति है बड़ी ही विचित्र है। यहां पर शासन करना बड़ा आसान था। अगर आप एक बार राज्य स्थापित कर ले तो शासन करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये दक्षिण भारत है, ये पूरा आपका हिमालयन वाला रीजन है, और ये आपका जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। अब लिख देते हैं एक बार, उत्तर पश्चिम। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिम का। ये रीजन है यहाँ पे हिमालय वाला। यहां पर है आपके अरब सागर,
पश्चिमी घाट वाला। ये क्या आपका अरब सागर। यहां है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और नीचे आप देखेंगे यहां आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर इस समय ये बात क्यों, बताते हैं इस समय ये बात क्यों, सब पता चलेगा। इस समय ये बात क्यों, अब देखो। अब ये तो है भारत का मैप। इसमें आप देखेंगे यहां पर पूरा जल, यहां पर जल, और यहां पर जल, जल मतलब पानी। तो बड़ी तादाद में आप इन क्षेत्रों से तो शासन कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी नाव बनाना भी आपने प्रारंभ नहीं किया कि बड़ी मात्रा में आप यहां से शासन कर सकें। हिमालय पार करके आप आ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। अब बचता है आपका उत्तर पश्चिम वाला रीजन। तो उत्तर पश्चिम वाले रीजन से निरंतर मंगोलों के आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे, और बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बलबन ने क्या किया, बलबन ने अपने राज्य को बचाने के लिए, बलबन ने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए मंगोलों से यहां पर उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर किलेबंदी करवानी प्रारंभ की। क्या किया, किलेबंदी करवानी प्रारंभ की, थोड़ी थोड़ी दूर पर। ठीक। और यहां पर अफगान सेना और तुर्क सेना को स्थापित किया। क्या किया, अफगान सेना और तुर्क सेना को स्थापित किया, क्योंकि बलबन जानता था अगर इस क्षेत्र पर वह सही से नियंत्रण कर ले तो पूरा भारत उसका है, कोई यहां से आ नहीं सकता, इन क्षेत्रों से कोई आ नहीं सकता, तो ये क्षेत्र पूरा उसके लिए सुरक्षित है। ये बलबन की नीति थी। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो बलबन ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी दूर पर यहां पर किलों का निर्माण करवाया, और इन किलों की सुरक्षा के लिए बलबन ने एक विशेष सेना का गठन किया। ये तुर्क और अफगान से बनी थी, और यहां पर जो सेना गठित की गई थी, इस सेना का एक महत्वपूर्ण अधिकारी भी अपॉइंट किया गया, जिसे बलबन के बाद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त थे। क्या थे, बलबन के बाद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि बलबन जानता था कि अगर यहां पर व्यक्ति को कोई संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, पहले वो दूध को भेजेगा दिल्ली, दिल्ली से आदेश पास होकर जाएगा, फिर दूध पहुंचेगा यहां पर, फिर संसाधनों की उपलब्धता हो पाएगी। तो बलबन ने यहां पर जो कार्य कर रहा है व्यक्ति, जो उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा कर रहा है, इसे कुछ कमी ना हो, इसे किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसलिए बलबन ने इसे बहुत सारे अधिकार दे के रखे थे। क्लियर, जिससे ये क्या कर सके, जिससे ये पैसों की कमी का रोना ना रो सके। अब बलबन ने यहां पर अफगान सैनिकों की नियुक्ति की। इसी तहत आप देखेंगे बलबन ने लोहे और रक्त की जो नीति अपनाई थी, उसके तहत अफगान से कुछ अंगरक्षकों को बुलवाया, जो हमेशा बलबन के साथ में नंगी तलवारें लेकर घूमते थे। और जब बलबन राजमहल से बाहर जाता तो यही लोग अल्लाह अकबर कहते हुए साथ साथ चलते, कि कोई विद्रोह करे तो वहीं पर गर्दन काट दी जाए। तो यहां पर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि बलबन इतनी कठोर नीति अपना रहा है तो इसके विरोध में कोई विद्रोह नहीं होंगे, बल्कि बलबन के विद्रोह में सामने भी हमें कई सारे विद्रोह देखने को मिलते, लेकिन ये विद्रोह जो थे, इन्हें कुशलता पूर्वक समय रहते ही कुचल दिया जाता था। अब बलबन उत्तर पश्चिम से सुरक्षित, कोई चिंता नहीं। अब राज्य के अंतर्गत जितने भी यहां पर अमीर वर्ग है, जो विद्रोह करने की सोच रहे हैं, हमें इनसे निपटना है बलबन को। तो बलबन के समय आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण विद्रोह होगा, दो आप का विद्रोह। कौन सा, दो आप का विद्रोह। इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने क्या किया, जनता के कत्ले आम की घोषणा कर दी। क्या कह दिए, कि जनता का कत्लेआम किया जाए इसी विद्रोह में। कौन सा विद्रोह था आपका, दो आपका विद्रोह।
लेकिन बलबन के समय हम सबसे शक्तिशाली विद्रोह की बात करते हैं कि बलबन के समय सबसे शक्तिशाली विद्रोह कौन सा था, तो ये हमें देखने को मिलता है, कौन सा वाला, ये हमें देखने को मिलता है बंगाल का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बंगाल का विद्रोह। ठीक, कौन सा विद्रोह? बंगाल का विद्रोह। बंगाल में विद्रोह कौन कर रहा है? यहां पर एक तुर्क सरदार है, तुगरिल बेग। बंगाल में एक सरदार है तुगरिल बेग, ये विद्रोह कर रहे हैं। ठीक, ये विद्रोह क्यों कर रहे हैं? ये अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं, बलवान को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। उस समय जो बंगाल है, इसकी जो राजधानी थी ये लखनऊ थी। उस समय के बंगाल की राजधानी क्या थी? लखनऊ थी। अब देखो, अब यहां पर जब बंगाल शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो ये नहीं है आज का पश्चिम बंगाल, बल्कि बांग्लादेश, बिहार का कुछ रीजन, उड़ीसा का कुछ भाग, झारखंड का कुछ भाग, पश्चिम बंगाल पूछा, कुछ क्षेत्र उत्तर पूर्व के, ये मिलके पूरा बिहार उधर बंगाल कहलाता था। समझ गए? अब जो बंगाल है, यहां पर तुगरिल बेग के नेतृत्व में जनता और यहां के लोग और सेना विद्रोह करने लगी। तुगरिल बेग ने यहाँ के नगर निवासियों को, जो नगर में रह रहे लोग, उन्हें और अधिकारियों को बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध करवाया। एक तौर पर रिश्वत दी कि तुम लोग विद्रोह करो। अब यहां पर आप देखेंगे, इतिहासकार है, तत्कालीन एक इतिहासकार है, इनके द्वारा लिखा गया है कि पैसा क्या करता है? पैसा बुद्धिमान को अंधा बना देता है और सोने चांदी का वो लोभ समझदार लोगों के मुंह पर पट्टी बांध देता है। सैनिक और नागरिक दोनों दिल्ली की सुल्तान की ताकत भूल बैठे और तुगरिल बेग के साथ हो गए। दिल्ली की जो जनता थी, दिल्ली की जो बंगाल की जनता थी, ये दिल्ली के शासक की सत्ता को भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि व्यक्ति कितना ताकतवर है, क्या कर सकता है, और तुगरिल बेग के साथ में मिल चुके हैं और तुगरिल बेग के साथ में मिलकर विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया है इन लोगों ने। समझ गए? तो जनता भी तुगरिल बेग के साथ में थी। बलबन ने 1279 में तुगरिल बेग के दमन के लिए 3 अभियान भेजे। क्या किया? तुगरिल बेग के दमन के लिए 3 अभियान भेजे, क्योंकि बलबन देख चुका था रजिया सुल्तान का हश्र कि दिल्ली के बाहर जाएगा तो सत्ता परिवर्तित कर दी जाएगी, इसलिए बलबन दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहता था। तो यहां पर हम देखेंगे बलबन ने क्या किया। 1279 ईस्वी में तुगरिल बेग के दमन को यहां पर कर दिया। दमन के लिए 3 सेनाएं भेजी, परंतु तीनों ही सेनाएं असफल रही। क्या हुआ? तीनों ही सेनाएं यहां पर असफल होंगी। फिर यहां पर स्वयं सुल्तान ने अपने पुत्र, सुल्तान का पुत्र कौन था? बुगरा खां, स्वयं बुगरा खां को लेकर बलबन एक बड़ी सैन्य सेना लेकर निकलेगा दिल्ली के लिए, और क्या करेगा? दिल्ली की, दिल्ली नहीं, बंगाल की तरफ बढ़ेगा। दिल्ली से निकला था, बंगाल की तरफ जा रहा था तुगरिल बेग को खत्म करने के लिए। अब देखो, अब ये जो बंगाल अभियान है, ये पहला और अंतिम अभियान है बलबन का, जो राजा बनने के बाद, जो शासक बनने के बाद कर रहा है। क्या है? बलबन का ये पहला और अंतिम अभियान है, जो शासक बनने के बाद जो दिल्ली के बाहर जाके इस अभियान को कर रहा है। कभी भी बलबन ने दिल्ली के दूर जाकर कोई अभियान नहीं किया था, ये एकमात्र अभियान होगा। बलबन ने लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया, और जो तुगरिल खां के जो सहायक थे, साथी थे, इन्हें भयंकर दंड देने शुरू कर दिए। क्या किए? भयंकर दंड देने शुरू कर दिए। अब मैंने आपसे पहले एक लाइन बोली थी कि बलबन जो तुगरिल खान था, इसने बंगाल की जनता को धन दिया था जिससे वो उसका समर्थन करें। बलबन इस चीज से गुस्सा था, नाराज था। तो बलबन ने क्या किया? बलबन ने बिहार में किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, यहां तक कि उस भिखारी को भी नहीं छोड़ा जिसने कभी तुगरिल बेग से भीख ली हो। सबको एक तरफ से दंडित किया। सबको क्या करेगा? एक दंडे से दंडित करेगा, और तुगरिल बेग को भी सजा देगा। फिर अंतिम रूप से आप देखेंगे बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को
बंगाल का सूबेदार नियुक्त करेगा। क्या करेगा? बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करेगा। ठीक। और देखो, बंगाल आप देखेंगे एक तरह से विद्रोही राज्य रहेगा। आज भी देख लो, ममता बनर्जी की राजनीति अलग चलती है, अलग लेवल की चलती है, केंद्र से मतलब नहीं रहता उन्हें ज्यादा। प्रधानमंत्री बनना है, सपना है उनका, लेकिन केंद्र से ज्यादा मतलब नहीं है उन्हें। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को दिल्ली के प्रति सौम्य वक्त रहने की आज्ञा दी। बलबन जानता था कि ज्यादा दिन तक ये सुख भोगेंगे बुगरा खां तो क्या करेंगे, विद्रोह कर सकते हैं। यहाँ के अमीर इन्हें विद्रोह करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो क्या करना है, बलबन ने यहां पर अपने पुत्र को बुलाया कि यहां पर आओ पहले। बोलते आ गए अच्छे बच्चे की तरह। तो यहां पर बोलेंगे कि तुमने मेरे दंड को देख लिया। बलबन कहता है तो बुगरा खां से, तो तुमने मेरे दंड को देख लिया। अब अगर कोई बदमाश तुमसे दिल्ली की सत्ता ठुकराने के लिए प्रेरित करे, कोई बदमाश तुमसे कहे दिल्ली की सत्ता ठुकरा दो और स्वतंत्र हो जाओ यहां पर, या फिर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दो, तो एक बार बाजार में मेरे द्वारा दी गई सजा को देख लेना। यही हश्र तुम्हारा होगा अगर तुमने ज्यादा नेता बनने की कोशिश की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बलबन ने क्या किया, बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को यहां पर डराया धमकाया। तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए बलबन जो है दिल्ली में स्थापित है, इसका एक पुत्र जो है वो कहां पर है, वो बंगाल का सूबेदार या बंगाल का शासक बना बैठा है। बनाया किसने है, बलबन ने। और साथ में धमकी दे के आया है कि अगर तुमने विद्रोह करने की सोची या किसी ने तुम्हें विद्रोह करने के लिए उकसाया, तो करना क्या है, बाजार में जो मेरे द्वारा यहाँ पर हत्या की गई है, उपद्रव किया गया है, इसे तुम देख लेना और समझ लेना तुम्हें कहां तक विद्रोह करने हैं। ये धमकी यहाँ पर बलबन के द्वारा दी गई थी। अब यहां पर हमें समझना है आगे की गतिविधियां, यानी कि बलबन के उत्तराधिकारी। अब लगभग बलबन का भी अंतिम समय आ गया है ना, तो बलबन के यहाँ उत्तराधिकारियों की बात करते हैं। तो बलबन के दो पुत्र थे, एक था बड़ा पुत्र, दूसरा था छोटा पुत्र। जो बड़ा पुत्र था बलबन का, शहजादा मोहम्मद, ये मुल्तान, सिंध और लाहौर का गवर्नर था। क्या था, बलबन का जो बड़ा पुत्र है ये मुल्तान, सिंध और लाहौर का गवर्नर है। वही जो छोटा पुत्र है बलबन का, ये आप देखेंगे बुगरा खां, सुनम, समाना और उच्च का गवर्नर है। यही आगे जाकर कहां का बनेगा, यही आगे जाकर आपका बंगाल जाएगा। ठीक। तो ये आप यहां पर देख रहे हैं। अब जो बड़ा पुत्र है शहजादा महमूद मोहम्मद, ये सबसे योग्यतम पुत्र था और बलबन का बड़ा चहेता था। तो यहां पर आप देखेंगे मंगोलों ने आक्रमण किया था 1285 में। कब, 1285 में बलबन की शासन समाप्ति एक वर्ष पहले। लेकिन इसी युद्ध में आप देखेंगे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाएगी। क्या होगी, शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाएगी और शहजादा मोहम्मद का पुत्र होगा कै खुसरो। कौन था, कै खुसरो। यानी कि कै खुसरो कौन है, यह बलबन का नाती हुआ। ठीक। और बलबन ने मोहम्मद के मृत्यु उपरांत, बलबन ने क्या किया, मोहम्मद के मृत्यु उपरांत और अपनी मृत्यु के पश्चात कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था दिल्ली के लिए। और जबकि यहां पर आप देखेंगे बुगरा खां जो है ये कहां है, ये बंगाल में है। हुआ कुछ ऐसा था कि बलबन अपने अंतिम समय में था, अब शासक तो चुनना ही है, तो अब बचता कौन है, छोटा पुत्र बुगरा खां। तो बुगरा खां को बलबन दिल्ली आने का आमंत्रित करता है, कहता है कि अब मेरा वृद्धावस्था आ गई, तुम्हें मैं दिल्ली की सत्ता सौंपना चाहता हूं। लेकिन बुगरा खां बलबन से इतना भयभीत था, इतना डरता था कि वो कह देगा पिताजी मैं जहां हूं वहीं पर खुशी हूं, आप किसी और को चुन दो, मुझे नहीं आना, मैं बंगाल में ही खुश हूं। जानता था अगर गए कहीं निपटा ही ना दे। ठीक। तो ये जाने से मना कर देगा। अब यहां पर जो बुगरा खां है इसका पुत्र होगा कैकूबाद। क्या होगा, कैकूबाद।
और यहां पर आप देखें जैसे ही के खुसरो को शासक बनाया जाएगा और बलवान की मृत्यु होगी, कुछ समय पश्चात बुगरा खां कोतवाल फखरुद्दीन की सहायता से क्या खुसरो को अपदस्थ कर सुल्तान बन जाएगा। क्या करेगा? खुद सुल्तान बन जाएगा या अपने पुत्र को सुल्तान बना देगा शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से। क्या हुआ? शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से, जो 3 वर्ष तक दिल्ली के ऊपर शासन करेगा। क्या करेगा? 3 वर्ष के ऊपर तक दिल्ली को शासन करेगा। अब यहां पर बलबन के कुछ महत्वपूर्ण कथन है, कुछ बलबन के महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं। इन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अब देखो, स्टेटमेंट को देखने से पहले एक चीज समझ लो, बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई अपने शत्रुओं को दबाने के लिए, राज्य के महत्वपूर्ण अमीरों को उनकी औकात दिखाने के लिए। इसी प्रकार से बलबन ने सजदा पैर उसको प्रारंभ किया था, जो मैंने अभी आपको बताया कि दंडवत प्रणाम करना, बाएं पैर के अंगूठे को चूमना। तो यहां पर जो बलबन है, यहां पर जो बलबन है, इन्होंने अपनी सत्ता को और आगे बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए कुछ स्टेटमेंट दी, कुछ यहां पर वक्तव्य दिए। कौन से वक्तव्य दिए बताते हैं। यहां पर राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है। राजा का जो हृदय है क्या है? ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है, और समस्त मनुष्य जाति उसके समान कोई नहीं हो सकता। यहां पर जो राजा का हृदय है ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है, और मानव की समस्त जाति में उसके बराबर यानी कि राजा के बराबर कोई नहीं हो सकता। इसे कहते हैं राजा का दैवीय सिद्धांत। अपने आप को देवता के रूप में स्थापित कर दो, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके विरोध में बोल ना सके। एक अनुग्रहित राजा सदा ईश्वर के संरक्षक के छत्र से रहित रहता है। क्या है? एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षक के छत्र से रहित रहता है। ये स्टेटमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य या शब्द क्रियाकलाप को मान्यता दें और प्रशंसा करें। अब देखो, अब ये मुसलमानों के प्रति झुकाव है, मुस्लिम खुद भी है तो मुसलमानों के प्रति खास झुकाव है। इसने अपने राज्य के तहत कहा कि राजा को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, हमेशा इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि उसके जीवन पर या फिर उसके व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान राजा के प्रत्येक शब्द या उसके क्रियाकलाप को मान्यता दें। इस्लाम धर्म से या फिर मुस्लिम धर्म से बाहर कुछ नया काम नहीं करना चाहिए, जिससे लोग उसका विरोध करें, मुस्लिम उसका विरोध करें। अब आगे आओ। जब मैं किसी तुच्छ परिवार को देखता हूं, क्या करता हूं? जब मैं किसी तुच्छ परिवार को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है और मेरे हाथ मेरी तलवार के ओर बढ़ जाते हैं। ये यहां पर बलबन स्टेटमेंट दे रहा है। क्या कह रहा है? जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति जब मैं किसी तुच्छ परिवार को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है और मेरा हाथ तलवार की ओर बढ़ जाता है। अब देखो, अब बलबन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, ये कहा जाता है इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई तुर्कान चहलगानी का अंत करना। ये जो 40 लोगों का समूह था जिसका बलबन भी सदस्य रहा था, बलबन जानता था ये कितना ताकतवर संगठन है और कभी भी ये राजा के विद्रोह में उपस्थित या खड़ा हो सकता है। तो राजा ने या फिर बलबन ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए, इन्हें सीमित करने के लिए क्या किया? यहां पर आप पाएंगे उसने गुलाम संगठन था तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा, इसको ही समाप्त करने का प्रयास किया। क्या किया? इसको ही समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि बलबन इसकी शक्ति को अच्छे से जानता था। रजिया को किसने हटाया? तुर्कान चहलगानी ने। उसके पहले के शासकों को किसने हटाया? तुर्कान चहलगानी ने। बाद के शासकों को किसने हटाया? बलबन ने तुर्कान चहलगानी के साथ मिलकर। इस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे बलबन जानता था कितना महत्वपूर्ण संगठन है, उसे विघटित करना अत्यधिक आवश्यक है। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर बलबन से संबंधित तो ये सारी चीजें हमें क्या है? बलबन से संबंधित यहां देखने को मिलती हैं। अब यहां पर एक बार
हम सभी शासकों को देख लेते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम इस टॉपिक को बाइंड अप करें। फिर कल जब हम आएंगे तो बलबन के राजत्व सिद्धांत जो थे उनको चर्चा करेंगे, बलबन के कार्यकालों सब चर्चा करेंगे, और इस प्रकार से आपका ये दिल्ली सल्तनत वाला एपिसोड है, इसका एक भाग आपको खत्म होते दिखाई देगा, गुलाम वंश वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक से। किससे शुरुआत की थी हमने? कुतुबुद्दीन ऐबक से। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1206 से लेके 1210 तक ये 4-5 वर्ष शासन करेगा। और कैसे मृत्यु होगी इसकी? चौगान खेलते हुए, जो आधुनिक पोल है खेलते हुए इसकी ये गिर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कुतुब मीनार का निर्माण करवाना। फिर यहाँ पर आराम शाह आए। आराम शाह बिल्कुल नाम के ही सही आराम करते थे, तो इन्होंने 8 माह तक शासन कर पाया। हुआ क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह दिल्ली सत्ता पर बैठे, लेकिन आराम शाह के समय दिल्ली में विद्रोह हो गए थे। तो आराम शाह ने बुलाया था किसे? इल्तुतमिश को, विद्रोहों को दबाने के लिए। लेकिन इल्तुतमिश अधिक बड़ी सेना लेकर गया और इसने आराम शाह को ही बाहर कर दिया और शासक बन गया। तो 8 महीने का शासनकाल हमें इनका देखने को मिलता है। फिर आएगा इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश अपने राज्य को यहां पर स्थापित करेगा। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी चुना था अपनी पुत्री को, लेकिन तुर्गान चहलगानी एक महिला या फिर एक स्त्री की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए रुकनुद्दीन को यहां पर शासक बना देता है। कौन? तुर्गान चहलगानी। ये अक्षम शासक थे, लेकिन तब भी इन्हें मौका मिल ही जाता है। फिर आप आगे देखेंगे रुकनुद्दीन शासक बन गए। फिर रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन से साम्राज्य ग्रहण करेंगी, और रुकनुद्दीन फिर क्या करेंगे? फिर 1240 में रजिया सुल्तान की सत्ता को भी हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? यहां पर तुर्गान चहलगानी के द्वारा, जिसमें बलबन भी शामिल है। ठीक, अल्तुनिया और रजिया बेगम दोनों की हत्या कर दी जाएगी, और शासक बनेंगे मुइनुद्दीन बहराम शाह। रजिया जैसे ही दिल्ली के बाहर जाएंगी, वैसे ही बहराम शाह को दिल्ली का शासक बना दिया जाएगा। और यहां पर उत्तराधिकारी, और यहां पर युद्ध होगा दिल्ली सत्ता के लिए, तो इसमें जीतेगा बहराम शाह। फिर अलाउद्दीन मसूद आएंगे, और अलाउद्दीन मसूद 42 से लेकर 46 तक शासन करेंगे। इल्तुतमिश बलबन, बलबन इन्हें गद्दी से हटा देगा। बलबन क्या करेगा? बलबन गद्दी से हटा देगा, किसके साथ मिलकर? नसरुद्दीन महमूद और इनकी मां के साथ मिलकर षड्यंत्र रचेगा और इन्हें हटा देगा। फिर यहां पर आप देखेंगे अगले, अब नसरुद्दीन महमूद देखने को मिलते हैं 1240 से लेकर 1266 तक। कब से कब तक? 1240 से लेके 1266 तक। अब यहां पर आप देखेंगे गयासुद्दीन बलबन, और नासरुद्दीन महमूद के साथ में ही अपनी पुत्री का विवाह करेगा, अपना दामाद बनाएगा। लेकिन ये शासक जो था, इसने पूरी सत्ता बलबन को दे दी थी, लेकिन बलबन तब भी सिर्फ और सिर्फ नासरुद्दीन महमूद के नियंत्रण में था, उसके अधीन था। बात नहीं मानता था, लेकिन फिर हायरार्की में तो था। तो बलबन ने दिल्ली की सत्ता लेने के लिए नसरुद्दीन महमूद को हराया, महमूद की हत्या कर दी, जहर देकर इसे हत्या कर दी इसकी। महमूद इसका दामाद भी है, और महमूद अपना जीवन व्यतीत करने के लिए राज्य कोष से कुछ भी नहीं लेता था, बल्कि क्या करता था? बल्कि यह टोपी सीकर और कुरान की कॉपी लिख लिख कर अपने जीवन का निर्वाह करता था। उन्हें बेचता था बिहार में और इनसे अपना निर्वाह करता था। फिर यहां पर बलबन के बाद अपना अगला दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक आएगा, कौन? शमसुद्दीन कैमूर। और ये 3 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक दिल्ली की सत्ता पर हमें बैठा दिखाई देगा। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। और इसका भी यहां पर अंत हो जाएगा। तो ये हमारे पूरे शासक हैं जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं, जिनके बारे में यहां पर हमें देखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे बलबन के राजत्व सिद्धांत की, बलबन के द्वारा किए गए कार्यों, और यहां पर बलबन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, इसकी जो पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, सभी अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।